इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव जी दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम उनकी टिप्पणियां उनके यूट्यूब चैनल पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते सुनते रहते हैं और उन्हें पढ़ते भी रहते हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी लखनऊ में दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश के और राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं और हम उनसे भी इस मसले पर बात करेंगे। साथ ही अमीश राय जो कि uptak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी मैं आपकी ही राय जानना चाहता हूं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स तो साफ नज़र आ रही है। आपको अखिलेश यादव के रुख से क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव इससे पीछे हटेंगे या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये जो दांव उन्होंने चला है ये अच्छा दांव है और ये 2024 में फायदा देगा? शुक्रिया नीरज जी। मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका कोई बहुत ठोस अभी का जवाब ये दे देना कि ऐसा ही होगा अगले एक साल से कम, लगभग एक साल वक्त है, तो ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल इसी रणनीति पर एक राजनीतिक दल चलेगा। मुझे लगता है कि अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक दो चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल बहुत जोड़ घटाव करता रहता है कि अच्छा ये जो कदम उठाया गया है ये इसका जनता तक संदेश क्या जा रहा है। अगर ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी जिसमें ओबीसी और एससी कम्युनिटी दोनों है, अगर उनके भीतर कोई एक सकारात्मक दिशा में ये पूरी बातचीत अगर जा रही होगी और उन्हें लगेगा कि उनके वजूद, उनकी अस्मिता, जिसका दावा स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव करना चाहते हैं, जैसे अखिलेश यादव का ये बयान कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो सदन में इन दोहों को पढ़ दें, इन चौपाइयों को पढ़ दें, क्या वो हम कौन है, हम शूद्र हैं कि नहीं है, इस तरह का जो विमर्श अगर वो इस दिशा में आम जनता तक जाता है और खासकर इन तक स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दावा कि वो जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उनको लेकर के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि ये अपमान रोका जा सके, अगर ये दोनों बातें इसी अर्थ में पहुंचती हैं तब तो इसका लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर दूसरी जो विमर्श की धारा है जो जाति के विमर्श के ऊपर धर्म के विमर्श को हावी करना चाहती है, क्योंकि उसकी विशेषज्ञता और उनकी संभावनाएं जो राजनीतिक सफलता की है वो धर्म वाले विमर्श में ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर एससी और एसटी और ओबीसी ये जातियां धर्म के नाम पर अगर वोट करेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा, अगर ये जाति के नाम पर वोट करेंगी तो सपा को एक बड़ा फायदा होने के चांसेस होंगे। मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेशन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का होगा और जहां तक मेरी राय है मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति पर बीजेपी वैसे भी ले आएगी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वाले बयान पर अखिलेश यादव मुखर होकर के सामने से न बोले तो भी बीजेपी अपने ही ग्राउंड पर पूरा चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी और वही है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और इसका राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। जो भी बयान मुख्यमंत्री के, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, उसी बयान पर वो खेलेंगे। अब अगर इसकी कोई और काट समाजवादी पार्टी के पास हो तो वो कोशिश करेगी जैसे जात जनगणना और बाकी चीजें, लेकिन वो भी घूम फिर कर इस मुद्दे तक आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति समाजवादी पार्टी की होगी कि हम धर्म वाली राजनीति की काट के तौर पर इस राजनीति को मुखर करें और जिससे चूंकि उनके मुद्दे जुड़ जाएंगे, जात जनगणना का सवाल जुड़ जाएगा, मंडल की लड़ाई जुड़ जाएगी और अस्मिता की लड़ाई जुड़ जाएगी, हक अधिकार की हिस्सेदारी की लड़ाई जुड़ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये ज्यादा अनुकूल ग्राउंड है जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया चलने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी राय है। शुक्रिया। कुमार अभिषेक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण भाई मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ। जैसा हम लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को आप भी लंबे समय से देख रहे हैं या उसका पॉलिटिकल सोशल एनालिसिस कर रहे हैं, 90s में जब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज बीजेपी यूपी और खास करके पूरे देश में मजबूत स्थिति में है, तो उसके पीछे एक धर्म की सियासत एक बड़ा मुद्दा है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का आंदोलन बीजेपी ने 90s में खड़ा किया 90 के दशक में, और
उसको फिर अभी अभी तक उसका जो पॉलिटिकल फायदा है उसको बीजेपी को उसको मिलता रहा है। अभी भी आप देखिए कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको भी पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में एक ये बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि उसी समय मंदिर बनकर तैयार होगा। लक्ष्मण भाई, हम लोगों ने देखा है कि 90 के दशक में नारा उठता है उत्तर प्रदेश से कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इसके अलावा भी इस तरह के नारे गढ़े गए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ से, या बहुजन राजनीति जो की जा रही थी उसकी तरफ से, जो नारे एक खास रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफेम कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसके बरक्स एक नया विचार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो एक पोलराइजेशन है उसको तोड़ा जा सके और जाति के ग्राउंड पर उसको लाया जा सके। तो रामचरितमानस विवाद पर जब हम जिक्र कर रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि अब स्थिति आज उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि एफआईआर और हाथापाई तक की नौबतें आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एफआईआर करा रहे हैं, वहां परमहंस दास उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन पर हमला कर रहे थे। इस तरह की जब नौबत आ गई है, तो क्या आपको लग रहा है कि फिर से एक बार उसी तरीके से 90 के दशक की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो गठजोड़ जो जातियों में बीजेपी ने एक हिंदुत्व के नाम का गठजोड़ कायम किया है, खास करके गैर यादव ओबीसी जातियां हैं या दलित जातियां हैं, जिनको हिंदुत्व की छतरी के नीचे एक करने का काम बीजेपी ने किया है। और ऐसा एक किया है कि लोकसभा में उनका वोट शेयर 2019 में 50% था। तो क्या 2024 को टारगेट में लेकर अखिलेश फिर से उसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें इस हिंदुत्व का जो गठजोड़ है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है अमीश जी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव के बाद ही उसे समझ लिया था। और 19 के चुनाव में वो जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, उस समय भी ये कोशिश की गई थी, क्योंकि 19 के चुनाव में ये बहुत अप्रत्याशित घटना थी उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर के, कि जिस गेस्ट हाउस कांड के बाद ये माना जा रहा था कि बिल्कुल दोनों दो धुरी हो चुके हैं, ये एक नहीं होंगे, उन लोगों ने भी समझौता करके। और मुझे याद है वो रैली जिसमें मुलायम सिंह यादव मंच पर हैं और मायावती जी ने बाकायदे जिक्र करते हुए भी ये बात कही थी कि हम उस पुरानी घटना को भूल करके एक नई चुनौती से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हालांकि बहुत राजनीतिक वजहों से वो गठबंधन चुनाव में सफलता न पाने अपने मुताबिक सफलता न पाने के कारण जल्दी टूट गया और फिर से वो चीज सामने आई। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से कोशिश की, गठबंधन किया तो बहुत छोटे दलों से जो कम सीटों वाले थे, और उन्होंने इन जातियों को फिर से जोड़ने की एक गोलबंद कोशिश की। और उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी भूमिका के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनके पार्टी ज्वाइन करने का जो कार्यक्रम था वो एक उस समय के लिहाज से चुनावी वक्त में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था और उसका असर होता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के जोड़ने का असर होता है, इधर जयंत चौधरी के जोड़ने का असर होता है, और एक बड़ी गोलबंदी बनाने की कोशिश वो होती है उत्तर प्रदेश में। बहुत औपचारिक तो नहीं, अनौपचारिक ढंग से कहा भी ये जाता है कि यह जो गठजोड़ था उत्तर प्रदेश में, यह चुनाव जीत रहा था। अनौपचारिक ढंग से लोग ये मानते भी हैं कि बहुत सारी अन्य वजहों से वो सरकार में नहीं बनती है और भाजपा फिर से वापस सरकार बनाती है। अब मैं एक बात ये सोचता हूं, और बतौर विश्लेषक हम जब इसके रेशे को खोलने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुंजाइश भी इन दलों के पास नहीं है। वो अगर करेंगे भी तो क्या करेंगे? आपके पास कोई वैकल्पिक विमर्श नहीं है जो धर्म के भाजपाई या आरएसएस विमर्श की काट पेश कर पाए। अगर आप भी उसी पिच पर थोड़े सॉफ्ट रहेंगे कि थोड़ा सा हमने इनको भी खुश कर लिया, थोड़ा सा इनको भी खुश कर लिया, तो जो ज्यादा खुश कर रहा है उसके पास जनता क्यों नहीं जाएगी? वो तो ओरिजिनल है ना, बीजेपी तो ओरिजिनल, उनको सब कुछ एहसास करा रही है कि हम आपकी पार्टी है। ये तो ये नहीं कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश में जितने आरोप जाति के नाम पर सपा के शासनकाल में इनके ऊपर लगे थे, इसका भी ठोस ढंग से कोई उस तरह का तीखा जवाब ये नहीं दे पा रहे कि बीजेपी किस तरह से जातिवाद कर रही।
तो अब अगर धर्म की राजनीति होगी उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जैसे अब बात तो हम लोग उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर करके मैं बस जोड़ दूं कि आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, इन तीनों राज्यों में चुनाव होने वाले, बाकी छोड़ देते हैं, ये थोड़े आसपास के। इन तीनों जगहों पर जो कथावाचक लोगों की एक बड़ी टोलियां तैयार हुई हैं, बहुत बड़े बड़े। ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ये तो एक हैं, ये तो ज्यादा इनकी टीआरपी है, लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में लाखों लाखों की रैलियां उनकी हो रही है। मैं चूंकि जाता हूं तो मुझे इसका आइडिया है। और वहां पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जा रहा है कि भाई धर्म को कौन बचा रहा है, सनातन को किसने बचाया, हिंदुओं की मान सम्मान प्रतिष्ठा कौन वापस लाया, और ये सारे विमर्श अंत तक आ जाएंगे बीजेपी को वोट दो। और आगे कुछ एजेंडे ऐसे हैं, अखंड भारत बनाना है, ये करना है, वो करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो सब होगा। उत्तर प्रदेश तो ज्यादा संवेदनशील राज्य है, अयोध्या, मथुरा, काशी, और ठीक कहा आपने कि वहां तो संत जो लोग हैं उन लोगों के भीतर भी ये मतभेद हो गया कि ये जो शालीग्राम पत्थर है इसको छिने थोड़ी इस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लेकिन इवेंट बनाने में बीजेपी उसको कामयाब हो गई। बीजेपी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी के पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। मैं कुमार अभिषेक जी की बात से सहमत हूं कि इस पूरी घटना में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो ये नई नहीं है, ये पहले से इस पे विमर्श होता रहा है, लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के क्लेम करते हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर कांची राम और मुलायम सिंह यादव की राजनीति में ये पुराना मुद्दा है। मगर मैंने पिछले टिप्पणी में भी ये कहा था कि आप दरअसल राजनीति में सूत्र जोड़ते हैं, बशर्ते कि आप ये एक दिशा तय करें। अभी आपके कार्यक्रम में बैठे बैठे हम ये देख रहे हैं कि दो ऐसे महिला नेत्रियों को सपा ने निष्कासित कर दिया है जो लगातार पार्टी के खिलाफ लाइन ले रही थी। अब अगर ऐसा कोई संदेश देने में कामयाब हो पाते हैं, और जो अपर कास्ट जो सपा में है वो अगर समाजवादी मूल्यों के मुताबिक है, तो मैं तो कह रहा हूं राजनीति तो ये कहती है ना साहब, इस बयान पर पार्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अपर कास्ट प्रवक्ता पार्टी टीवी पर बैठाए और कहे कि ये ओबीसी और दलित के खिलाफ जो बातें कही गई हैं उसमें तो हम भाई सहमत नहीं है। राजनीति यहां जाती है, और तब शायद इन मुद्दों को अगर और मुद्दों से जोड़ पाएंगे, तब ये एक आंदोलन बन पाएगा, तब साल भर निभा पाएंगे, और तब इसका कोई राजनीतिक लाभ हो पाएगा। जी लक्ष्मण जी, अगर बीजेपी मोदी अपनी किसी मीटिंग में कहते हैं कि हमारी पार्टी को पसमानदा मुसलमानों पर भी अब ध्यान देना चाहिए, तो हम तो ज़्यादातर उसकी विवेचना इस रूप में होती है कि बीजेपी अपना आधार, अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने दूसरे नेताओं को भी चुप नहीं कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण नेताओं को, तो वहाँ ये डिस्कोर्स बनता है कि अखिलेश यादव कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो फिर तो वो बीजेपी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है ना, जो हिंदूवाद की छतरी के सबटेक्स्ट में तो मुसलमान का विरोध है। तो जब बीजेपी वहां पर मुसलमान तक अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है तो वो कंफ्यूजन नहीं लगता, ये कंफ्यूजन लगता है। ये इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है नीरज जी कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन जैसा मैं अभी नहीं मान पा रहा हूं कि वो कोई कंफ्यूज है। वो बहुत शातिर राजनीति करते हैं, बहुत माहिर राजनीति करते हैं। मसलन वो जो उनका कोर विचार है ना, समानांतर रूप से इस देश में कहीं भी यह आवाज मध्यम नहीं की गई है कि हिंदू खतरे में है। एक तरफ पसमानदा को जोड़ने की राजनीति बहुत बारीकी से बीजेपी कर रही है, और बिल्कुल उसी देश काल परिस्थिति में वो हिंदू राष्ट्र की भी मांग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति भी कर रहे हैं। तो वो उनका संदेश, उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट है, और उस विचार और संदेश से बिना समझौता किए वो अपना दायरा बढ़ाते हैं। मसलन जैसे वो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में खासकर जब गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटो दलित जातियों को जोड़ने के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाते हैं, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता है कि वो उनको बहुत हक दे रहे हैं। हाँ, उनको जो नाराजगी है पहले वो उभारते हैं कि देखो भाई, सपा में यादवों को ही सारा फायदा मिला, बसपा में जाटवों को ही मिला, अब तुम्हें कुछ मिला नहीं है तो तुम हमारे पास आओ। और बिल्कुल उसकी कुछ आधार भी होते हैं जिसकी वजह से उनको उनका समर्थन भी मिलता है।
इसका अर्थ ये कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सामाजिक न्याय किया। मसलन मिसाल के तौर पर बस छोटा सा उदाहरण दे दूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के खुद कम से कम कई बार ये दावा खुद कर चुके हैं कि वो ओबीसी हैं। उन्होंने 27 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए और उसका खूब ढोल नगाड़े से प्रचार किया। पहली बार कैबिनेट मंत्रियों की जातियां बताई गई कि 12 दलित और 27 ओबीसी बना दिए गए। बहुत कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी की जो बुनियादी मांगे हैं, मसलन जाति जनगणना, मसलन मंडल कमीशन की सिफारिशें, उस पर कभी कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो उसके खिलाफ होगी। तो ये थोड़ा सा फर्क है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस बात को जनता तक ले जाने का काम विपक्षी दलों का होता है, वो कितना ले जा पा रहे हैं इसका असर तो चुनाव में दिखता है। तो एक छोटी सी बात ये, अब अखिलेश यादव को ये तय करना होगा कि आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं। सीएचडीएस का आंकड़ा आपके सामने है, जो न्यायप्रिय समाजवादी सवर्ण हैं वो आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, जो वाकई आपकी पार्टी लाइन पर आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर पार्टी ये लाइन लेती है कि समाजवाद का अर्थ किसी भी वंचित, शोषित, कमेरा व्यक्ति के स्वाभिमान से जुड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी सवर्ण को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर यह स्पष्ट संदेश लीडरशिप से नहीं आता है, और अगर लीडरशिप की भाषा ही बहुत बीच का संतुलन बना के रहे, तो फिर तो नेता बेलगाम होते हैं। जितना अनुशासनहीनता समाजवादी पार्टी झेल ली, भारतीय जनता पार्टी इसका रेश मात्र भी झेल पाती है क्या? वो तो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया और कोई बोलता नहीं है। यहां तो बहुत तरह की चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति अब बहुत मतलब जैसे ना पुताओ मीट तो भताओ मीट वाला जो लालू जी बोलते थे ना, उस तरह से नहीं चल पाएगी। अब इस विमर्श में अगर आप कोई पैरेलल लाइन खींचने की गुंजाइश देख रहे हैं, तो लीडरशिप को क्लियर स्टैंड लेकर एक पीसी करके ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो ये बात कही जा रही है, और हम इतनी बात में इस लाइन का समर्थन करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होता कि अपर कास्ट नेता आपकी पार्टी के नाराज हो रहे हैं और एससी एसटी जो ओबीसी और एससी नेता हैं वो अलग राय ले रहे हैं। ऐसे तो फिर आप या तो चुपचाप बैठ के देखना चाहते हैं कि देखें जरा भारी कौन पड़ रहा है, चुनाव ज्यादा नजदीक आएगा, जो ज्यादा भारी पड़ेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ठोस राजनीति, और वो भी चुनौती जब बीजेपी से हो तो आप नहीं। अब जैसे मैं आखिरी बात कह दूं कि इस पूरी बातचीत को सपा प्रमुख अगर थोड़ा सा और स्पष्ट करते, और जहां तक उन्होंने सवाल किया है कि मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री चौपाई पढ़ दें, यही बात वो अपने अपर कास्ट लीडरशिप पे, मुलायम सिंह यादव, तो मैं बार बार कहता हूं ना, उनके ऊपर लोग कहते थे कि यादववादी हो, तो एक तरफ कहते थे कि मोहन सिंह खड़े और एक तरफ जनेश्वर मिश्रा, और उनसे वो समाजवाद की बात करवाते थे। अखिलेश यादव को ये बात कहनी चाहिए कि जिन बातों को लेकर आपत्तियां हैं, वो कोई धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं, कोई राम का विरोध नहीं, कोई सनातन का विरोध नहीं, लेकिन अपने स्वाभिमान की बात कही जा रही है। इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। फिर जो मायावती जी ने जो गलती की है, कांशीराम जी की लेगेसी पर खड़े होने की बजाय उन्होंने कह दिया कि हम इस पूरे प्रकरण के साथ ही नहीं है, जबकि पूरी लड़ाई इसी अस्मिता की रही है। इस जगह पर सपा के पास ये मौका था कि वो और आगे बढ़ करके वो एक लकीर खींच लेती। और बाकी जगहों पर देखिए, सच बात ये है ना कि ये एक विमर्श फैलाया गया, मेरा तो काम है तुलसी पर, सारे उत्तर भारत में रामचरितमानस घर घर नहीं पढ़ी जाती, ये एक भ्रम फैलाया गया है। बोलने वाले लोगों की बातें ज्यादा सुनाई देती हैं, इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वही उतना ही सच है। इस देश में कितने घरों में किताबें रखने का कल्चर है, और दलितों के घरों में रामचरितमानस अपवाद रूप में ही मिलता है। ओबीसी के घरों में कुछ ताकतवर जातियां जो सो कॉल्ड ताकतवर कही जाती हैं, उनके घरों तक इसकी पहुंच है, सक्षम लोगों तक। बाकी सबकी अपनी अपनी एक प्राकृतिक उपासना पद्धति और बहुत सारी चीजें रहती। अगर ये विमर्श इतना खुल करके जनता तक जा पाता, तो मुझे लगता है कि जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना कनेक्टिविटी के मीडियम नहीं थे, तब भी मिले मुलायम कांशीराम हो गया। आज तो आपका मैसेज पहुंचाना आसान है, क्लियर है। अगर आप ढंग से इस पर लग जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि थोड़ा सा वैचारिक स्पष्ट होनी चाहिए। जी।